और यह बात काफ़ी आगे को चली, और चूंकि इसमें साइंस का एक एलिमेंट था कि उसके द्वारा की गई प्रतिक्रियाओं को गिना जा सकता था, उसकी तीव्रता को मापा जा सकता था, तो एक तरीके से साइंस हुआ। और बिल्कुल जिस तरीके से फिजिक्स में गति के नियम बने, उसी तरीके से सीखने के नियम बनने शुरू हुए। तो थॉर्नडाइक के नियम बने कि अभ्यास का नियम, परिणाम का नियम, इस तरीके से बातें आई, और ऐसा लग रहा था कि हम सीखने को अब अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। बाद में इसी दौर में समय काल करीब करीब यही था, जर्मनी में गेस्टाल्टियंस हैं, वो गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट कहलाते हैं। वो भारतीय चिंतन के अनुसार यदि हम कहें तो कुछ उपनिषदों में जो बातें हमारी थीं, उन्होंने उपनिषदों से इसको लिया है, ऐसा कोई उल्लेख तो नहीं मिलता है, उन्होंने स्वतः अपनी ओर से उसको किया। और वहाँ पर एक गेस्टाल्टियन नाम से जो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी डेवलप हुआ, वो स्पेशली परसेप्शन पर काम कर रहे थे। और उनकी जो लॉज हैं वो लॉज ऑफ लर्निंग नहीं है, लॉज ऑफ परसेप्शन है, लेकिन बात उन्होंने भी आगे चल के सीखने की ही की। उनका मानना ये था कि सीखना व्यवहार से संबंधित नहीं है, बल्कि परसेप्शन में होने वाले चेंजेस को उन्होंने सीखना कहा। अभी तक हम चीज़ों को एक तरीके से परसीव कर रहे थे, अब हम चीज़ों को दूसरी तरीके से परसीव कर रहे हैं। यदि ऐसा हम कर रहे हैं तो हम सीख रहे हैं। तो उन्होंने लॉज ऑफ परसेप्शंस बनाए। लॉ ऑफ प्रेग्नान जो उनका बड़ा फेमस लॉ है, और उसके आधार पर उन्होंने समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से सीखना होता है। अब ये बात आगे को बढ़ी। अभी तक एनिमल्स पर जो काम हो रहे थे, उन कामों के बाद क्लासरूम में जब हम सीखने पर आए, तो क्लासरूम में सीखने के संदर्भ में जो बातचीत हुई, ये आप समझिए कि 20वीं शताब्दी लंबे समय तक कि जो लार्जर सोसाइटी है हमारी, और उस ज़माने में भी जो रही, उन्होंने हमको यानी कि शिक्षकों को, शिक्षाविदों को और पाठ्यक्रम बनाने वालों को ये छूट दे रखी थी कि हम जो चाहें अपनी कक्षा में पढ़ाएं, उसमें बृहद समाज कोई रुकावट पैदा नहीं करता था। हमारी अपनी संस्थाएं बनी हुई थी, हमारी अपनी बोर्ड ऑफ स्टडीज़ थी, फैकल्टी बोर्ड्स थी, एकेडमिक काउंसिल्स थी, और एक तरीके से शिक्षाविदों के पास फ्रीडम थी कि वो क्या पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं और कैसे उसका मूल्यांकन करें। लेकिन समाज हमसे एक अपेक्षा रखता था, उसको हम अपनी टर्मिनोलॉजी में, अपनी शब्दावली में OPD बोलते हैं। समाज अपेक्षा रख रहा था कि ये बच्चों के साथ जो भी आप करें, उससे बच्चे जो सीखें, और अंततः जब विद्यालयों से बाहर निकलें, महाविद्यालयों से बाहर निकलें, तो वो ओबीडियंट हों, वो पंक्चुअल हों, वो डिसिप्लिन्ड हों। ये फैक्ट ये है कि ये जो औद्योगिकीकरण का युग था, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का युग आ रहा था, उसमें ऐसे लोगों की आवश्यकता थी कि जो ओबीडियंट हों, जो पंक्चुअल हों, जो डिसिप्लिन्ड हों। ये कोई नकारात्मक चीज़ें नहीं थी, अच्छी बात थी। लेकिन इस पर ओवर इम्फेसिस देने से क्या हुआ कि क्रिएटिविटी कम हो गई, और क्रिएटिविटी कम होने से, जिसको हम आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग कहते हैं, या एक एडवर्ड डी बोनो की लैंग्वेज में पैरेलल थिंकिंग कहते हैं, वो पैरेलल थिंकिंग थोड़ा कम हो गई। कंडीशनिंग की वजह से क्या हुआ कि सब रेस्पॉन्सेस कंडीशनड आने लगे, और नया करने की ललक समाप्त होने लग गई। इसका आपने देखा होगा कि बहुत बड़े पदों पर आसीन व्यक्ति भी निर्देश प्राप्त करना उचित समझते हैं। मैं एक बार एक कॉन्फ्रेंस में गया था, वहाँ कई कुलपति बैठे हुए थे, तो मैंने वहाँ पर कहा कि अब स्थिति ये आ गई है कि कुलपति जैसे पद पर आसीन व्यक्ति भी शासन को पत्र भेजते हैं कि इस संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश दिए जाएं। उसकी वजह क्या थी कि हम कंडीशनिंग की वजह से दिशा निर्देशों का पालन करने में सहज और सरल महसूस करते हैं, हमको उसमें सरलता रहती है, और उसमें हमको वो बेचैनी नहीं होती जो क्रिएटिविटी में होती है। अब इसका जो दुष्परिणाम हुआ वो ये हुआ कि आगे चल के बच्चे स्वयं नया कर सकने में समर्थ नहीं हो सके। यहाँ मैं एक उल्लेख करना चाहूँगा कि मानव जाति की एक विशेषता रही है कि हम अपने पुरखों से कुछ अच्छा कर सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं। जो सच्चाई है वो ये कि कक्षा में बैठा हुआ प्रत्येक विद्यार्थी कुछ नया कर सकता है, उसमें यह गुण स्वाभाविक रूप से है। इस पर चर्चा थोड़ी देर में करेंगे। अभी हम बात करें कि जो सीखना हमारा हो रहा था, उस सीखने में क्या चीज़ें हो रही थी। जिन लोगों ने इस विधा पर काम किया है, उनका मानना ये है कि कुछ चीज़ें तो हम लेकर पैदा होते हैं। जैसे आप जानते हैं कि हमारी जो टंग है, जो जीभ है, उसको बहुत कुछ चीज़ें आती हैं, वो स्वयमेव आती हैं। हमारी आँख में पट्टी बांध दी जाए और हमारे मुंह में एक रसगुल्ला डाल दिया जाए तो वो चबाया नहीं जाएगा, वो सीधे जीभ से दबा के अंदर चला जाएगा।
बादाम का टुकड़ा डालेंगे, बादाम डालेंगे तो वो दांतों के पास जाएगा। मेडिसिन के लोग बताते हैं कि जीभ में के भी 3 हिस्से हैं, शुरू का हिस्सा, बीच का और आखिरी हिस्सा, यानी कि बॉडी की अपनी एक इंटेलिजेंस है और अपना एक सिस्टम है। वहाँ पर सीखने जैसी कोई बात नहीं है। यानी कि अब इसी तरीके से जो हमारे मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार के प्रतिमान हैं, जो इंस्टिंक्ट बेस्ड बिहेवियरल पैटर्न्स हैं, उनमें भी सीखने जैसी कोई बात नहीं है। वो मानव होने के नाते हमारे पास हैं। ये शरीर जो हमको प्राप्त हुआ है वो स्वयं ही उन कार्यों को कर लेता है। प्रारंभ में ऐसा लग रहा था कि व्यवहार के ये जो हैं बिहेवियरल पैटर्न्स हैं ये 2 प्रकार के हैं। एक जो इंस्टिंक्ट बेस्ड हैं, जो टोटली अनलर्नड हैं, और दूसरे जो लर्न बिहेवियरल पैटर्न्स हैं वो इंस्टिंक्ट बेस्ड नहीं हैं। बाद में पता चला कि व्यवहार के कुछ ऐसे भी प्रतिमान हैं जो हैं तो टोटली अनलर्नड लेकिन वो इंस्टिंक्ट बेस्ड नहीं हैं। और कुछ लोगों का मानना यह है कि ये जो रंग, रूप, जाति, धर्म के आधार पर जो कम्युनलिज्म जो वर्ड इस्तेमाल हम करते हैं, या इस प्रकार की जो कंडीशनिंग हमारी हो जाती है बचपन से बगैर समझे, बगैर जाने बूझे, वो हिस्सा भी अनलर्नड है। अब लर्नड हिस्सा क्या है? तो यहाँ मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि वर्ष 1996 में यूनेस्को ने एक डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया जिसको हम पॉपुलरली नोन एज डेलॉर्ट्स रिपोर्ट। उसमें कुछ ये बात की गई थी कि जो 21वीं शताब्दी आ रही है, या यूँ कहिए 3rd मिलेनियम, तीसरी सहस्त्राब्दी जो आ रही है, उसमें शिक्षा की व्यवस्था कैसी हो, इस पर कुछ विचार मंथन हुआ। दुनिया भर के लोग बैठे हुए थे और उन लोगों ने जो बात की उसको हम लर्निंग से जोड़ें। उन्होंने यह विचार किया कि क्या सीखा जा सकता है, और उसको बताने के लिए उन्होंने कहा कि ये जो शिक्षा नाम की जो व्यवस्था है उसका जो ढांचा है वो 4 स्तंभों पर खड़ा हुआ रहना चाहिए। और उन स्तंभों को उन्होंने पहचाना अंग्रेजी में इस तरीके से। पहला लर्निंग टू नो, जिसको हम अपने हिसाब से ज्ञान योग कह सकते हैं। दूसरा लर्निंग टू डू, जिसको हम अपने हिसाब से कर्म योग कह सकते हैं। तीसरा लर्निंग टू लिव टुगेदर, जिसको हम सहयोग कह सकते हैं। और चौथा लर्निंग टू बी, जिसको हम आत्म साक्षात्कार या सेल्फ रियलाइजेशन कह सकते हैं। इस प्रकार जब बातचीत हो रही थी तो ये जो लर्निंग टू नो है, ये चीज़ों को जानना और उनको समझना। अब यहाँ जो चीज़ वर्ड इस्तेमाल मैं कह रहा हूँ, ये थिंग से मतलब है। थिंग का मतलब जो कुछ हमारे चारों ओर है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों। सीखना, अंग्रेजी में हम इसको बोलते हैं देयर आर सर्टेन सीज, ईज एंड डीज। तो ये जो सीज, ईज और डीज हैं, इसको अगर हम बात करें सरल से ऊपर को, डिस्क्राइब करना, और इससे भी पहले अगर हम जाएं, डिफाइन करना, डिस्क्राइब करना, डिस्क्रिमिनेट करना, डिफरेंशिएट करना, डिस्कस करना, डिसाइफर करना, ये डीज हैं। इसी तरीके से देयर आर सर्टेन ईज, जिसमें एक्सप्लेन करना, इलेबोरेट करना, इस तरीके की चीज़ें आती हैं। और फिर इसी तरीके से सीज हैं, जिसको हम क्लैरिफाई करना कहते हैं, कैटेगराइज करना कहते हैं, क्लासिफाई करना कहते हैं। ये वो विधाएं हैं जिनके माध्यम से हम चीज़ों को सीखते हैं। अब ये विधाएं कैसे विकसित हुई, इसके अगर हम थोड़ा सा इतिहास पर जानने की कोशिश करें तो हुआ ये कि जिसको हम स्कूलिंग कहते हैं, जो फॉर्मल स्कूलिंग वर्ड इस्तेमाल हुआ, और वहाँ से आते आते सन 2002 तक की एक लंबी कहानी जो आती है कि सीखने के लिए बुनियादी तौर पर किस चीज़ की ज़रूरत है। यदि मैं आप लोगों से पूछूं कि आप ये बताएं कि सीखने के लिए सबसे मूलभूत तत्व, मौलिक तत्व क्या है, वो कौन सी कंडीशन है जिसके आधार पर, जिसकी वजह से सीखना होता है। तो जब मैं प्रश्न विद्यार्थियों से पूछता हूँ तो कोई कहता है इच्छा होनी चाहिए, कोई कहना चाहिए रुचि होनी चाहिए, कोई कहता है उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन इससे भी कहानी को अगर हम और ठीक तरीके से करना चाहें तो बात आती है कि सीखने के लिए एक चीज़ परम आवश्यक है, उसके बगैर सीखना नहीं हो सकता है, वो है लिविंग। लिविंग यदि हो रही है तो नोइंग होगी। ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। कहीं ऐसा लगता है कि हमारे पुरखे उपनिषदों में जब लिख रहे थे, एक गीता का, श्रीमद् भगवद गीता का बहुत अच्छा श्लोक है, श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञं परंतप सर्वम कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, ऑल एक्शंस अल्टीमेटली कल्मिनेट इनटू नॉलेज। और एक्शन कैसे होगा? जो लिविंग थिंग होगा वो एक्शन करेगा। तो लिविंग के साथ नोइंग और नोइंग के साथ लर्निंग जुड़ी हुई है। बेसिकली ये बात अब जाके साफ हुई कि लर्निंग के लिए नोइंग और नोइंग के लिए लिविंग,
तो लिविंग, नोइंग, लर्निंग, ये 3 चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। इसके बाद का जो दौर आया, यानी कि उसको हम 1990 से ऊपर का दौर कह सकते हैं, यहाँ पर ऐसा हुआ कि जो न्यूरो साइंसेस के फील्ड में जो डेवलपमेंट्स हुए, वो डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट ने या लर्निंग थ्योरीज वालों ने नहीं किए, वो मेडिसिन के लोग अपने हिसाब से उस काम को कर रहे थे। वो ब्रेन नाम की एंटिटी को समझने की कोशिश कर रहे थे। हम बात कर रहे थे माइंड की, और पाश्चात्य जगत में कुछ ऐसा रहा पिछले 100-150 वर्षों में कि उन्होंने कहा कि जो माइंड नाम की एंटिटी है वो भी माइंड इज ए थिंग, और जिस तरीके से थिंग्स को समझा गया है फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी के प्रिंसिपल्स से, उसी तरीके से एक दिन हम माइंड को भी समझ जाएंगे। अब हुआ क्या कि जब माइंड को थिंग के रूप में समझने और फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी और बायोकेमिस्ट्री, फार्मेकोलॉजी, ये जो विधाएं डेवलप हुई, इसके आधार पर माइंड को समझने की बात आई, तो उनको लगा कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो गई है। तब जाके ये, अगर मुझे ठीक याद है, 2002 में सैंटियागो थ्योरी ऑफ परसेप्शन करके एक बातचीत हुई, और उन्होंने कहा कि संभवतः हमसे कुछ भूल हुई है। ये जो माइंड नाम की चीज़ है, ये थिंग ना होके प्रोसेस है। माइंड इज़ नॉट ए थिंग, रादर इट इज़ ए प्रोसेस। यह एक प्रक्रिया है, और प्रक्रिया को समझने के लिए हमको सिद्धांत तो वही हम लगाएंगे, लेकिन सिद्धांतों को लगाने के तरीका कुछ और होगा। अब ये जो माइंड वर्सेस ब्रेन बातचीत आई, इसमें ब्रेन में जो काम हुआ, ब्रेन, वी नो कि ब्रेन मस्तिष्क का है, मस्तिष्क कहलाता है, और ये रियलिटी है, ये हमारे पास है। इसको अब तो इसको देखा भी जा सकता है और इसकी कार्यप्रणाली को समझा भी जा सकता है। तो 2 टाइप की मशीनें बनी कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग के सहयोग से, और वो मशीनें थीं, एक वो जो ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझ रही थी, और दूसरा जो ब्रेन की फंक्शनिंग को समझ रही थी। तो स्ट्रक्चर प्लस फंक्शनिंग को जब समझने की बात आई, तो कुछ ऐसा पता चला कि ब्रेन सीखने के लिए कुछ मामलों में हार्ड वायर्ड है। जैसे स्पोकन लैंग्वेज के लिए देयर आर स्पेसिफिक एरियाज इन द ब्रेन विच स्पेशलाइज इन स्पोकन लैंग्वेज, इसलिए उसको करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। अब जब ये जो लिखना और पढ़ना नाम की जो विधा हमने विकसित की, इस पर बातचीत हुई, और यदि मैं एकदम से आप लोगों से पूछूं कि व्हाट डू यू थिंक, इज़ लर्निंग ए नेचुरल प्रोसेस, तो ऐसा लगता है कि कई लोगों से जब ये प्रश्न पूछा जाता है वो कहते हैं येस, जबकि ऐसा नहीं है। सीखना एक नेचुरल प्रोसेस नहीं है। वो सीखना कौन सा, जिसको हम ये लिखना पढ़ना सीखने की बात करते हैं, ये इसके लिए ब्रेन, अभी तक की जो इन्फॉर्मेशंस हैं, इसके लिए ब्रेन के पास रीडिंग के लिए कोई स्पेशल एरिया नहीं है। हुआ ये कि रीडिंग और राइटिंग अभी भी सर्वाइवल स्किल नहीं बन पाया है, जबकि स्पोकन लैंग्वेज बहुत पहले से ही सर्वाइवल स्किल का काम कर रहा है। तो नेचुरली सर्वाइवल स्किल है, तो उसके लिए स्पेशल एरिया ब्रेन में है, ब्रेन उस पर स्पेशलाइज करता है, और ये हम सर्वाइव करते हैं, इसलिए हमको स्पोकन लैंग्वेज आती है। रीडिंग राइटिंग नहीं बन पाया। उत्तर इसका कैसे देते हैं ये लोग कि जो लिखने पढ़ने की कला है, इसको विकसित हुए अभी कुछ हज़ार वर्ष ही हुए हैं। हम बहुत भी पुराना मान लें तो जो कुछ इंटरेस्टिंग है कि टेमिंग ऑफ हॉर्स और रीडिंग राइटिंग के आर्ट की शुरुआत करीब करीब बराबर ही समय लगा है, 5, 6, 7 हज़ार साल हुए हैं, इससे अधिक नहीं हुए हैं। इतने कम वर्षों में ब्रेन में कोई परिवर्तन आना इवोल्यूशन के हिसाब से संभव नहीं है। इट विल टेक अनदर 10-20 लाख या 2-3 करोड़ साल, क्योंकि उस इवोल्यूशन में 10-20 हज़ार साल कोई मायने नहीं रखता है। अगर ऐसा है, रीडिंग नेचुरल एबिलिटी नहीं है, अब जो हमें मालूम है कि नहीं है, तो इसके लिए अब आपको प्रयास करने होते हैं। अब जिन लोगों ने इस पर काम किया है, उन लोगों का कहना ये है कि सीखना संभव कैसे होता है। माँ बाप पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं टीचर्स से कि बच्चे सीखते कैसे हैं, क्या होता है जब हम सीख रहे होते हैं।